ओके। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। अच्छा, कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो 5:15 वाली क्लास में आज अवेलेबल नहीं थे? 5:15 वाली में निहारिका नहीं थी, और कौन नहीं था? समीक्षा तुम थी? समीक्षा, ये समीक्षा करती क्या है, कभी आंसर नहीं करेगी और हमेशा क्लास ज्वाइन करती है। समीक्षा, ये ऐसे हो जाता है क्या? ऐसे तो नहीं होता होगा कि ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाए। समीक्षा, मैं इसको रिमूव करती हूँ। कभी रिप्लाई नहीं करेगी ये। रश्मि, इवनिंग वाली क्लास में थी तुम? रश्मि? यस मैम। ठीक है। जो इवनिंग वाली में नहीं थे उन स्टूडेंट्स के लिए देखो, थोड़ा सा मैंने अब वहां पर आगे सिलेबस कराया है, आइटम्स स्टार्ट कराए हैं। कृष्ण भी नहीं था? वाह, कृष्ण नहीं था। मैम मैं स्कूल में था। ठीक है, तो 5:15 बजे हमने आगे चैप्टर बढ़ा दिया था, अपना आइटम्स हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, अब जो जिनका रह गया वो रिकॉर्डिंग्स देख लेना। मैं तुम्हें यहाँ से स्टार्ट कराने जा रही हूँ। हम लोगों ने तो काफी पढ़ लिया था भाई। ये मैम बहुत आपने मॉडल, तो डुअल नेचर ऑफ मैटर स्टार्ट कराया था ना? वो कंप्लीट हो गया है। कल वाली क्लास में हो गया था। सारे टॉपिक्स हो गए उसके। 3 लेक्चर हो गए ना उस वाले के, ड्यूअल नेचर के 3 लेक्चर्स हो गए, तो जो भी था सब करा दिया इंपॉर्टेंट टॉपिक 3 लेक्चर में। ठीक है, ठीक है मैम। तो एटम का आज हम लोगों ने 1-1.5 घंटे की क्लास वहां हो गई थी, 1-1.5 घंटे की आज हो जाएगी। तो ये भी तुम्हारा एटम्स भी हम लोग कंप्लीट हो जाएगा आज में। ज्यादा है नहीं, सिलेबस डिलीट हो चुका है। अगर मैं तुम्हें सिलेबस दिखाऊं तो एक बार जरा सिलेबस देख लो। मॉडर्न फिजिक्स में तुम्हें बहुतों को कंफ्यूजन है कि मैम क्या डिलीट हुआ है क्या नहीं, एक बार देख लो। मैं तुम्हें सिलेबस दिखाऊं। कोर्स प्लानर चेक लो ना। देखो, डिलीटेड टॉपिक्स हैं यहाँ से तुम्हारे। मैम पहले स्क्रीन शेयर कर दो। अच्छा, स्क्रीन, सॉरी। देखो, वो ऑप्टिक्स से, अगर मैं तुम्हें वेव ऑप्टिक्स से, देखो यहाँ पे वेव ऑप्टिक्स में क्या क्या पढ़ना था। वेव फ्रंट हाइजेंस प्रिंसिपल देख लिया, बट ये सेमी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। इसके बाद देखो YDSC, हाईली इंपॉर्टेंट है, ये हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद पोलराइजेशन, ये हाईली इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, डिफ्रैक्शन रहता है, डिफ्रैक्शन को क्या करेंगे जब थोड़ा सा इस वीक में टाइम मिलेगा तब हम लोग उसको कवर करेंगे। मॉडर्न फिजिक्स में देखो, पोलराइजेशन हाईली इंपॉर्टेंट था, कवर कर लिया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कवर कर चुके हैं। आइंस्टाइन फोटोन थ्योरी कवर कर चुके हैं। कॉम्पटन इफेक्ट डिलीटेड है, नहीं पढ़ना है। ठीक है, डी ब्रुगली वेवलेंथ पढ़ चुके हैं। रेडिएशन प्रेशर सेमी इंपॉर्टेंट है, फिर भी कवर कर लिया है। ठीक है, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट डिलीटेड टॉपिक है, नहीं पढ़ना है।
ओके। उसके बाद देखो एटॉमिक मॉडल, अब जो स्टार्ट हुआ है तो हम लोगों ने देखो क्या क्या पढ़ लिया। इसमें तुम्हें क्या क्या पढ़ना है, देखो एटॉमिक मॉडल से देखोगे तो ना तो कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, ध्यान से देखो एटॉमिक मॉडल से लेके यहाँ तक, तो यहाँ से ऐसे सवाल हैं कि एक सवाल आ भी जाता है और नहीं भी आएगा। तो ये चैप्टर ऐसे हैं, एटम वाला चैप्टर ऐसा है कि सेमी इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आएगा भी तो कहाँ से आएगा मैं बता देती हूँ। ये स्पेक्ट्रम है ना, जो सेमी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है स्पेक्ट्रम, यहाँ से क्वेश्चन आता है जो कि बोहर मॉडल में आएगा। तो थोड़ा सा समझ लो ये स्पेक्ट्रम इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं। उसके बाद न्यूक्लियस पे आते हैं। न्यूक्लियाई में देखो बाइंडिंग एनर्जी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बाइंडिंग एनर्जी से क्वेश्चन आएगा, बस एक टॉपिक, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी के जो सबसे टफ टॉपिक था डिलीट हो गया, आइसोटॉप्स टफ टॉपिक थे डिलीट हो गए, हाफ लाइफ मीन लाइफ टफ टॉपिक था डिलीट हो गया। सेमीकंडक्टर्स में खुद देखो सिर्फ और सिर्फ डायोड आ रहा है एक, सिर्फ और सिर्फ डायोड, बाकी सब डिलीट हो चुका है। तो अब तुम्हारे कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो 2-2 3-3 घंटे के ही हैं, हम लोग आसानी से उनको पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अभी तुम्हारा बस एक टॉपिक ही डिफ्रैक्शन वाला रह गया है, ये मैं किसी दिन डाउट क्लास में वेव ऑप्टिक्स में कवर कर लूंगी, ठीक है, डिफ्रैक्शन वाला टॉपिक। डन है, समझ आ गया क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना मॉडर्न फिजिक्स में। यस मैम। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो तुम इसका, यहाँ से वेव फ्रंट वाले से लेके, मैं इसको थोड़ा और छोटा कर देती हूँ, होगा नहीं वैसे तो। YDSC से लेके स्पेक्ट्रम तक देखो, स्क्रीनशॉट ले लो, क्या नहीं पढ़ना यहाँ तक। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जो रह गए जिन्होंने क्लास नहीं अटेम्प्ट करी उनके लिए एक बार मैं फटाफट से रिवाइज करा देती हूँ कि हमने क्या पढ़ा है। बोहर मॉडल से एक बार देख लेते हैं। देखो हाइड्रोजन एटम, एटम में हम लोगों ने पहले रदरफोर्ड का एटम देखा, रदरफोर्ड मॉडल देखा। रदरफोर्ड मॉडल में कोई बताएगा क्या पढ़ा था? देखो रदरफोर्ड मॉडल था जिसमें हम लोग देखते हैं कि एटम की जो स्ट्रक्चर है वो क्यों ऐसा आया है। तो ये एक ऑब्जर्वेशन थी जिसमें देखा गया कि अल्फा पार्टिकल जो मोस्टली है, जब स्कैटरिंग वाला एक्सपेरिमेंट होगा, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, है ना, पढ़ा है ना अल्फा स्कैटरिंग एलिमेंट एक्सपेरिमेंट, कि अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे गोल्ड फॉइल पे टकराएंगे, तो हम लोग देखेंगे कि वो अल्फा पार्टिकल किस तरीके से डेविएट हो रहे हैं, उनका क्या डेविएशन आ रहा है। उस डेविएशन से हम लोग ये आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा जो एटम है वो किस तरीके का स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर पता चलेगा। तो वहां से हम लोगों ने कंक्लूजन निकाला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस एम्प्टी है, बीच में जो मास है जो हाईली डेंस है, और बहुत ज्यादा मास जो है बहुत छोटे से स्पेस में ऑक्यूपाइड है, जिसको न्यूक्लियस बोला गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी को नहीं एक्सप्लेन कर पाया रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी किसी भी शेल में कितनी होगी, यहाँ से ऑर्बिट्स की, किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, रेडियस कितना होगा, टोटल एनर्जी कितनी होगी, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे बोहर मॉडल। बोहर मॉडल में 3 पॉस्टुलेट्स थे, तो देखो बोहर ने 3 पॉस्टुलेट्स दिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट्स थे। पहला पॉस्टुलेट कौन समझाएगा? मैंने समझाया है अभी, आयुष बताओगे पहला पॉस्टुलेट क्या था? पहला पॉस्टुलेट ये था कि तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबल ऑर्बिट में ही, देखो क्वेश्चन ये था कि इलेक्ट्रॉन जो एटम है ये स्टेबल क्यों है, तो उन्होंने बोला कि इसलिए स्टेबल है क्योंकि वो स्टेबल ऑर्बिट्स में घूमेंगे। पूरा रीजन एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ऑलरेडी, ठीक है। पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर मॉडल, सेकंड बोहर मॉडल क्या था कि जो ऑर्बिट स्टेबल हैं उनकी कंडीशन क्या है, तो स्टेबल ऑर्बिट्स की कंडीशन क्या थी, एंगुलर मोमेंटम किसका मल्टीपल होना चाहिए, h/2π। h क्या था, प्लैंक कांस्टेंट, सब समझा चुकी हूँ डिटेल में। बोहर मॉडल का थर्ड पॉस्टुलेट, इस पर हम लोग काम करेंगे। तो थर्ड पॉस्टुलेट से जो बच्चे एब्सेंट थे वो भी समझ सकते हैं, देखो ध्यान से थर्ड पॉस्टुलेट से काम करना शुरू करेंगे। थर्ड पॉस्टुलेट बच्चों क्या कहता है, देखो ध्यान से सुन लेना, जिन्होंने ऑर्बिट्स, यहाँ पर बात होती है ऑर्बिट की, ठीक है,
एक बात बताओ, मान लो तुम्हारे पास एक ये ऑर्बिट है, एक ये ऑर्बिट है। जब भी तुम किसी इलेक्ट्रॉन पे बोलते हो कि मैंने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दी, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, अपनी पोजीशन शिफ्ट कर लेता है, दूसरे ऑर्बिट में चला जाता है ना। एनर्जी देने से तुम्हारा इलेक्ट्रॉन दूसरे एनर्जीज में या दूसरे ऑर्बिट में चला जाता है। तो ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिट एनर्जी लेवल्स है ना। ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिट क्या है, एनर्जी लेवल्स। तो जैसे ही तुम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन दूसरे एनर्जी लेवल में शिफ्ट हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं कि नए ऑर्बिट में तुम्हारा इलेक्ट्रॉन चला गया। तो इलेक्ट्रॉन्स के जो ये ऑर्बिट हैं ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होते, ये डिस्क्रीट होते हैं। जैसे हमने देखा था कि एनर्जी विल बी डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस एनर्जी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यही था तुम्हारा थर्ड पोस्टुलेट। अब रिजल्ट देखते हैं बोहर मॉडल से क्या रिजल्ट मिला। अब ध्यान से देखो, जब भी तुम लिखते हो, पहली शेल है ये, दूसरा ऑर्बिट है ये, तीसरा ऑर्बिट है, ये n की वैल्यूज क्या होती हैं, 1 2 3, ये क्या होंगी। देखो, अगर जब क्वांटम फिजिक्स पढ़ेंगे, अब जब क्वांटम आप पढ़ते हो तो क्वांटम फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन की स्टेट को हम लोग पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की स्टेट कैसे बताई जाएगी, ये समझो कि तुम्हें इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस कैसे बताएंगे, क्वांटम में उसको बोलते हैं स्टेट। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन का एड्रेस अगर तुम लिखोगे तो चार चीजें पता होनी चाहिए। एक तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, जिसको n से डिनोट करते हैं। n क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा क्या होता है बच्चों, एंगुलर क्वांटम नंबर, है ना। तीसरा हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और फोर्थ हमारे पास होता है स्पिन क्वांटम नंबर। मतलब कि हर इलेक्ट्रॉन, मान लो n का मतलब है वो बताएगा शेल कि कौन सी ऑर्बिट में तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम l क्या बताता है, बताएगा कि कौन सी उसकी शेप है। फिर हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट जो होगा ये भी कोई एक चीज बताएगा। स्पिन मूवमेंट बताएगा कि पार्टिकल कौन सी उसमें है। जैसे जब हाउ-बाउ प्रिंसिपल लगाते हैं, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तो उसमें स्पिन से हम लोग चेक करते हैं। तो ये चार चीजें जरूरी होती हैं जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन की स्टेट को डिफाइन करती हैं। ठीक है, स्टेट डिफाइन करेंगी। अब ये स्टेट इलेक्ट्रॉन की क्या है, ये सब एनर्जी है ना, ये सब एनर्जी है, और एनर्जी सारी डिस्क्रीट है। तो अब देखो, अब बोला है कि अगर इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स टू 1 में है तो इसके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट की एनर्जी रहेगी। उसको जब n इक्वल टू 2 में जाना है तो उसको इलेक्ट्रॉन को उतनी एनर्जी कैरी करनी पड़ेगी जितनी इस क्वांटम नंबर के लिए अवेलेबल है। n इक्वल्स टू 2 का मतलब क्या है, यहाँ पर कोई एक एनर्जी की अलग वैल्यू है। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा वो तभी आ सकता है जब वो एनर्जी को लेके आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे। जैसे हम लोगों ने रदरफोर्ड के लिए भी निकाली थी, हम लोग बोहर्ट्ज़ मॉडल के लिए भी वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन की, कि किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। मान लो ये न्यूक्लियस है, ये तुम्हारी कोई भी एक ऑर्बिट है, तो इस ऑर्बिट में तुम्हारा इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है ये हम लोग फाइंड कर लेंगे सेकंड पोस्टुलेट से। सेकंड पोस्टुलेट जो एंगुलर मोमेंटम वाला था, क्या वैल्यू थी बच्चों, एंगुलर मोमेंटम किसके इंटीग्रल होना चाहिए, NH/2π, है ना। और एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है, r क्रॉस p। तो यहाँ से देखो r क्रॉस p क्या हो जाएगा, mv, ये mvr हो गया। तो L इक्वल्स टू mvr NH/2π लिख लिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये दूसरी वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जहाँ पे हम लोगों ने Fe इक्वल्स टू FC किया था रदरफोर्ड में, याद करो। सेंट्रीपिटल फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर किया था बच्चों। हाँ या ना तो बोला करो जिन्होंने पढ़ा है। इसने मिस कर दी उसका तो कुछ नहीं हो सकता आज अब वाले लेक्चर में। तो Fe इक्वल्स टू FC, कि भाई इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है तो सर्कुलर मोशन में है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखो किस किस के बीच में लगी होगी, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो अगर हाइड्रोजन का एटम लिया हुआ है तो प्रोटॉन एक और न्यूट्रॉन भी एक, तो न्यूक्लियस के पास भी 1 ही प्रोटॉन है। तो कितना हो गया, E²/4πε0r², ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स देखो mv² अपॉन r लिख दिया।
फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन के सॉल्व करके हम लोग r की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो रेडियस की वैल्यू देखो किसके टर्म्स में आई है अभी, वेलोसिटी के टर्म्स में, ठीक है। अब दोबारा से इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में क्या करेंगे, देखो NH/2 mv/r। अब फर्स्ट इक्वेशन में दोबारा r की वैल्यू रख दो, r की वैल्यू रख दोगे तो यहाँ से v की वैल्यू आई। ध्यान से देखो, दो इक्वेशंस हैं, दोनों इक्वेशंस में r की वैल्यू निकालेंगे, r की वैल्यू फिर एंगुलर मोमेंटम में रखेंगे, वहां से वेलोसिटी की वैल्यू आएगी। अब यहाँ से तुम्हें दो चीज मिल गई है, ध्यान से देखो। वेलोसिटी किस पे डिपेंडेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n, ठीक है। यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी की वैल्यू। तो ये फर्स्ट टर्म है, वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n, ठीक है। अगर z के लिए रखें तो z क्या आएगा, डायरेक्टली की इनवर्सली। मान लो न्यूक्लियस की वैल्यू ZE होती, जैसे यहाँ पे सिर्फ E है ना, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में ये E लिखा है, तो ये ZE² हो जाता। अगर Z के टर्म्स में लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, Z, यहाँ पे भी Z आएगा, यहाँ पे भी Z बनेगा, और ये कितना बन जाएगा, Z/n, ठीक है। ये आ गई वेलोसिटी की वैल्यू। Z क्या है बच्चों, नंबर ऑफ, बोलो, प्रोटॉन्स। हाँ वेरी गुड, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इस तरीके से तुम वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हो इस रेशो में, Z अपॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z/n। क्यों, क्योंकि देखो 2h/0 ये एक कांस्टेंट टर्म है, E² ये भी एक कांस्टेंट टर्म है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। दूसरा रेडियस, अब रेडियस को भी मुझे एक कांस्टेंट टर्म में चाहिए, क्योंकि यहाँ तो वेलोसिटी के टर्म में आ रहा है। अब मैं अगर इस वेलोसिटी के टर्म्स को रिमूव करूंगी तो देखो रेडियस किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, 1/n। तो रेडियस किसके प्रोपोर्शनल जाएगी, अगर कैलकुलेट करो तो देखो कैसे करेंगे। एंगुलर मोमेंटम में NH/2 इक्वल्स टू mv/r था। अब क्या करो, v की वैल्यू उठा के रख दो यहाँ पे, अगर v की वैल्यू रखोगे तो r का आंसर आ जाएगा। तो अब r की वैल्यू देखो, r की वैल्यू फाइंड करी तो मुझे n² में आंसर चाहिए। ये सब सारा कांस्टेंट है, तुम्हें कांस्टेंट वैल्यूज याद नहीं रखनी। तो r की वैल्यू किसके प्रोपोर्शनल है, देखो n² h² अपॉन दिस। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, r की वैल्यु n² के, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के जो रेडियस है वो डायरेक्टली स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी Z/n के प्रोपोर्शनल है। और Z के टर्म्स में निकालेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे Z रखोगे ना, इनवर्सली यहाँ पे नहीं, ये Z हो गया, और यहाँ पर जाएगा Z, तो n² अपॉन Z। Z ध्यान रखना, हो सकता है हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम भी मिल जाए, तो Z के साथ याद रखनी है वैल्यू। तो वेलोसिटी इस पे डिपेंड करेगी, रेडियस n² अपॉन Z पे डिपेंड करेगा। अब एक चीज ध्यान से देखो, अगर मैं n की वैल्यू 1 रखती हूँ, मतलब मैं पहले ऑर्बिट की बात कर रही हूँ जो कि हाइड्रोजन में होता है। हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में ही जाएगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। फर्स्ट शेल में गया तो n की वैल्यू मैंने 1 रखी इनर मोस्ट ऑर्बिट के लिए, 1 रख दी वैल्यू। तो आपके पास देखो H/0 एवरीथिंग इज कांस्टेंट। अगर ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये मैं पता लगा लूं तो मुझे बहुत इजी रहेगा कोई भी वैल्यू टर्म फाइंड करना। अगर मैं ये वैल्यू फाइंड कर लेती हूँ, इसको क्या बोला जाता है, बोहर रेडियस। n की वैल्यू 1 रखी है इलेक्ट्रॉन के लिए, इसको बोला गया बोहर रेडियस, ठीक है। यानी हाइड्रोजन एटम के लिए आपने रेडियस फाइंड करी, और उस रेडियस में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर 1 रख देते हैं तो मुझे बोहर रेडियस मिल जाएगी। और इसकी वैल्यू देखो कितनी आएगी, दिस वैल्यू 5.29 मीटर। और अगर रेडियस रखना चाहते हो किसी भी मान लो अब मैं बोलती हूँ कि मुझे बताओ रेडियस कि जब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में है, मुझे बताओ रेडियस जब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में है, तो तुम क्या करोगे, देखो
n की वैल्यू इनटू ये कांस्टेंट मान लो a नॉट, ठीक है। इस a नॉट की वैल्यू कितनी आई है, इसको क्या लिख दें, अगर मुझे ये इसमें लिख देते हैं एंगस्ट्रॉम में 0.529 एंगस्ट्रॉम। अब मैं तुमसे कोई किसी भी रेडियस की ऑर्बिट की वैल्यू निकलवा सकती हूँ, तो ये फॉर्मूला याद रखो। पर ध्यान रखना ये जो a नॉट की वैल्यू आई है इसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए ठीक रहेगी इक्वेशन, तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए ही पूछेंगे, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई करते जाओ, जिस ऑर्बिट के लिए निकालना है निकाल लेना, ठीक है। अगर z की टर्म्स में लिखो, r की वैल्यू कैसे लिखोगे, r इक्वल्स टू z कहाँ आएगा इसमें, n स्क्वायर अपॉन z, एक सेकेंड कहाँ गया, स्क्वायर अपॉन z इंटू a नॉट, और a नॉट की वैल्यू 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो ये तुम्हारा एक्चुअल फॉर्मूला है जिसकी वजह तुम्हें कांस्टेंट वैल्यू याद नहीं रखनी, ये फॉर्मूला याद कर लो r का, ठीक है, वरना तो वैल्यूज रख रख के करना पड़ेगा। वैल्यूज भी रख लोगे, दो पॉस्टुलेट में एक की वैल्यूज को दूसरे में रखते जाओ, मिलती जाएंगी। जैसे कि दो ही तो तुम्हारे पास इक्वेशन है, एक तो फोर्स वाली, दूसरी एंगुलर मोमेंटम की, है ना। फोर्स वाली से रेडियस निकाल के अब एंगुलर मोमेंटम में रखते जाओ, अगर r निकालना है तो v की वैल्यू रख दो, v निकालना है तो r की वैल्यू, एक को एलिमिनेट करना है। तो ये वैल्यूज तुम्हारे पास आ गई है। अभी यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, देख लो एक बार, ये रहा। देखो क्या किया है हम लोगों ने, बोहर के पोस्टुलेट यूज करके ये बताया है कि किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की एक ऑर्बिट में क्या तो वेलोसिटी रहेगी, क्या उसकी रेडियस रहेगी, वो फाइंड करा है। अब z पे वेरी कर सकती है क्योंकि हाइड्रोजन तो होगा नहीं, हर बार कोई और एटम भी हो सकता है, तो उसका प्रोटॉन की वैल्यू कुछ और होगी, तो वो कितना हो गया, देखो z/n। अब इसमें भी कांस्टेंट वैल्यू है, अगर इसका कांस्टेंट वैल्यू कितना है, ई स्क्वायर अपॉन 2h पाई एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही रेडियस का मैंने तुम्हें बता दिया 0.529, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरी चीज, एनर्जी। जैसे रदरफोर्ड में भी तीन चीज निकाली थी, क्या क्या, वेलोसिटी निकाली थी, रेडियस निकाली थी, और एनर्जीज निकाली थी। तो बोहर मॉडल में भी देखो तीन ही चीज निकालनी है, रेडियस निकाली है, वेलोसिटी, और तीसरी एनर्जी। तो एनर्जी की वैल्यू जरा देखो, एनर्जी निकाली है टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी देखो कितनी आई थी हमारी लास्ट उसमें रदरफोर्ड वाले में, टोटल एनर्जी कितनी आई थी, यही आई थी, माइनस ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन, टोटल एनर्जी। अरे रदरफोर्ड वाले में दिस इज द एनर्जी जो रदरफोर्ड में हमने निकाली थी। अब देखो रेडियस, अब मैं इस रेडियस को इस रेडियस की वैल्यू रखना चाहती हूँ, ये रेडियस की वैल्यू क्या रख दी, जो पुरानी हम लोगों ने रेडियस निकाली है यहाँ ऊपर, ये वाली रेडियस, इसकी वैल्यू उठा के रख दी यहाँ पे। जब इसकी वैल्यू रखी तो काइनेटिक एनर्जी देखो एन के टर्म्स में आ गई। अब हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, सारी की सारी वैल्यूज को एन के टर्म्स में लिख रहे हैं। एन के टर्म्स में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि सारी चीजें कांस्टेंट है, हमारे लिए आसान हो जाएगा। जब टोटल एनर्जी की वैल्यू लिखी, एन को अलग कर लो, इसमें भी z लिख लेना, -13.6 अपॉन एन स्क्वायर। देखो ये एन स्क्वायर है, ये रह गया, बाकी कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू कितनी आई, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एन स्क्वायर। अब ध्यान रखो, अगर मुझे z लिखना है तो z का क्या आएगा, z स्क्वायर आएगा, क्या आएगा, क्या बनेगा, z स्क्वायर, ठीक है। तो ये तुम्हारी E की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ Z एंड N। तो क्या है, Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर, क्लियर है। ये है तुम्हारी टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट। तो किसी भी ऑर्बिट में एनर्जी कितनी रहने वाली है, 13.6 अपॉन N स्क्वायर, ठीक है।
ये किसके लिए है? ये है हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू 1 है, ध्यान रखना। तो Z की वैल्यू 1 रखोगे तो यही वैल्यू आएगी। अगर मैं हीलियम की बात करूंगी तो मैं तुमसे Z की वैल्यू 2 रखवाऊंगी, इस तरीके से होगा। अभी तक क्लियर है? यस मैम। देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, वैल्यूज निकालते जा रहे हैं। अब तुम्हें फॉर्मूले में एक एक चीज रख के देखनी है, तो ये तुम एक बार खुद से करके देख लेना, एक एक वैल्यू रख के यही आंसर्स आएंगे। अब तुम्हें बात ये रखनी है कि मैडम याद क्या करें, या तो पूरी वैल्यूज याद करें, या ये आपने जो कांस्टेंट में रखवाया है ये याद करें। तो जो कांस्टेंट वैल्यूज लिखवाई है ये याद करके चलो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए ही पूछेगा, प्रोटॉन तो नहीं पूछ लेगा कि प्रोटॉन कौन से ऑर्बिट में है, क्योंकि मास पे डिपेंड कर रहा है। अगर मान लो एक चीज एन पे डिपेंड कर रही है, मास पे और चार्ज पे। अब ऑर्बिट अगर तुम्हारा एटम है तो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ही रिवॉल्व करेगा, ठीक है। तो कांस्टेंट वैल्यूज याद रख लो, और ये देख लो कि एन और जेड पे चीजें कैसे वेरी कर रही हैं। एन स्क्वायर जेड स्क्वायर, बस ये जो बाकी के पाई एप्सिलॉन नॉट ये मत देखो, इन्हें भूल जाओ। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, ये जो ये मैं ब्लू ब्लू से लिख रही हूँ, ये एन स्क्वायर अपॉन जेड, इसका गलत लिख रही हूँ। इस तरीके से तुम्हें याद रखनी है वैल्यूज। अब ऐसे सवाल आएगा, देखो क्या पूछा है, रेडियस बतानी है इनर, सॉरी रेडियस दी हुई है इनर मोस्ट की। अब बतानी है जब एन की वैल्यू 3 होगी तो रेडियस कितना हो जाएगा। तो कर दिया, लो अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्या करना था, एन स्क्वायर अपॉन जेड करना था, इंटू ए नॉट करना था, है ना। ए नॉट क्या था, इनर वैल्यू, इनर वैल्यू रेडियस, वो तुम्हें यहाँ पे दी हुई है। और हाइड्रोजन एटम है तो हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू भी 1 हो गई, एन की वैल्यू 3 है, तो 9 टाइम्स ऑफ 5.3 इंटू 10⁻⁻11। ये आंसर है। अब तुम्हें बाकी की चीज याद करने की जरूरत नहीं पड़ी। देखो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई हो गया एन का, दिस इज योर आंसर। अब एनर्जी लेवल्स, देखो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एनर्जी लेवल्स। ध्यान से देखो एनर्जी लेवल क्या है। एक तो हमारे पास, मैं एन की वैल्यू लिख रही हूँ, यानी क्वांटम स्टेट, एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, मैं प्रिंसिपल क्वांटम लिख रही हूँ कि एन की वैल्यू 1 है, एन की वैल्यू 2 है, एन की वैल्यू 3 है, एन की वैल्यू 4 है। अब ऐसे ऐसे ना एन की वैल्यू बढ़ती चली जाएंगी, पर ध्यान रखना जैसे 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 ऊपर एन की वैल्यू बढ़ाओगे, जो एनर्जी स्टेट्स का जो डिफरेंस है ना वो कम होने लगेगा। जैसे देखो E1 और E2 के बीच में ये दो एनर्जी हैं, इन दो एनर्जीज के बीच में कितना ज्यादा गैप है। E2 और E3 के बीच में देखोगे तो देखो कितना ज्यादा एनर्जी गैप है। पर जैसे ही एन की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो, जो एनर्जी गैप है वो कम होता जा रहा है बहुत। और जब इंफिनिटी हो जाएगा तो देखोगे एनर्जी तुम्हें ऐसे लगेगी कि कॉन्टिन्यूअस है, बट ये है डिस्क्रीट अभी भी, बट हमें ये लगेगी ये कैसी एनर्जी है, अब कॉन्टिन्यूअस एनर्जी आ गई जो अभी तक डिस्क्रीट चल रही थी। कब, जब हायर लेवल्स ऑफ एन पर चले जाएंगे, ठीक है। अब देखो एनर्जी लेवल्स का मतलब क्या है। सपोज करो तुम्हारे पास क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन, अब तुम्हारा हाइड्रोजन एटम ही लेके चलते हैं, हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है। हाइड्रोजन एटम अगर मैं कह रही हूँ ग्राउंड स्टेट में है, उसकी एनर्जी कितनी होगी, देखो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ग्राउंड स्टेट के लिए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो एन की वैल्यू मैंने 1 रखी, तो ग्राउंड स्टेट में मेरे पास इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी आई, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये एनर्जी का मतलब क्या है कि अगर मुझे इस वाले इलेक्ट्रॉन को इस शेल से, इस ऑर्बिट से बाहर निकालना है, तो मुझे इतने अमाउंट की एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को देनी पड़ेगी। तो ये हो गई ग्राउंड स्टेट। अब देखो अगर मैं n इक्वल्स टू 2 पे जाती हूँ, ध्यान से देखना, यानी अगर इलेक्ट्रॉन तुम्हें सेकंड ऑर्बिट में मिलेगा, ठीक है, सेकंड शेल में अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, n इक्वल्स टू 2 पे अगर ऑर्बिट है, तो इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी है निकालो जरा, -13.6, n की वैल्यू 2 रखो, 2 2 जा 4, कितना आ रहा है, 3.4।
माइनस का -3.4 आ रहा है पक्का? ठीक है, यस मैम। -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो जैसे जैसे तुम ऊपर जा रहे हो एनर्जी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है ना। एनर्जी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। जैसे जैसे हम हायर एनर्जी लेवल्स पे जा रहे हैं एनर्जी इंक्रीज हो रही है। n इक्वल्स टू 3 पे देखो कितना आ जाएगा, n की वैल्यू इज इक्वल्स टू -36.9 कितना बना, हाँ लिख रहा होगा शायद, मैम -1.51। ठीक है यहाँ पे लिखते हैं -1.51। तो तुम खुद देखो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन तुम्हारा हायर एनर्जी स्टेट्स पे जा रहा है, हमारी जो वैल्यू है एनर्जी की वो कम होती जा रही है। क्यों कम होती जा रही है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहली बात तो न्यूक्लियस से दूर जा रहा है। न्यूक्लियस से दूर जाने का मतलब है कि वो अब इतना बाउंड एटम नहीं रहा। जैसे ही वो देखो n इक्वल टू इन्फिनिटी पे जाएगा वो अनबाउंड स्टेट में चला जाएगा। अनबाउंड स्टेट का मतलब है कि उसके पास, इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी है कि वो अपने एटम से बाहर निकल चुका है, उसको बोलते हैं अनबाउंड स्टेट। अब एक चीज देखो जरा, ये थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो कोई इलेक्ट्रॉन तुम्हारा ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है, मुझे ग्राउंड स्टेट में से उसको पहुंचाना है एक्साइटेड स्टेट में। मतलब जो पहला n की वैल्यू 1 है वो ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाना है। तो अपने आप तो जाएगा नहीं एक्साइटेड स्टेट में, दैट मीन्स हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। अब ध्यान से ध्यान से देखो, अगर मुझे 1 से 2 में लेके जाना है तो कितनी एनर्जी चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस ही तो दूंगी। क्योंकि यस इस मैम। वाले इलेक्ट्रॉन के पास, क्योंकि ये ध्यान रखो सेकंड n की वैल्यू जब 2 होगी तो यहाँ वही इलेक्ट्रॉन सरवाइव करेंगे जिनके पास इतने अमाउंट की एनर्जी है। इतने तुम्हें टिकट लेके जानी पड़ेगी कि मेरे पास 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है, मुझे एंट्री दो, तभी एंट्री मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो आप देखो यानी मुझे चाहिए 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तभी मैं दूसरे स्टेट में जा पाऊंगी। इन दोनों का डिफरेंस लिया है देखो, -13.6 ठीक है, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, दोनों एनर्जीज को माइनस कर दो तो यानी तुम्हें प्लस का 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना पड़ेगा। -13 प्लस का 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर मैं इसको दे दूं, -13.6 प्लस का 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10.2, तो मेरे पास सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी आ जाती है। ठीक है, अगर मान लो मैं 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की दे रही हूँ, 0.2 नहीं दे पा रही हूँ, ध्यान से सुनना, मैं सिर्फ और सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे रही हूँ इस इलेक्ट्रॉन की, तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या होगा, क्या होगा इस इलेक्ट्रॉन मैम नहीं क्या जा कर, पाएगा लेकिन और उसमें सेल में। हाँ वेरी गुड, ये इलेक्ट्रॉन उस शेल में नहीं जा पाएगा। और सबसे बड़ी बात देखो, एक चीज देखो, 13.6 के बाद सीधे 3.4 आ रहा है, इसके बीच की जो एनर्जी है, जैसे मैं बोलूं 10, 8, 11, 5, 4, वो तुम्हें दिख ही नहीं रही, वो एनर्जी लाए ही नहीं कर रही। वही तो मैं बोल रही थी एनर्जी कैसी है, डिस्क्रीट है। अब तो प्रूफ हो गया, देखो डिस्क्रीट एनर्जी है ये एनर्जी देखो डिस्क्रीट है, इनके बीच में कोई एनर्जी लेवल है ही नहीं, यहाँ पर कोई एनर्जी है ही नहीं। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन के पास कोई घर ही नहीं है। जैसे मान लो तुम्हें एक, ऐसे समझो इसको, कैसे समझेंगे कि तुम्हें एक घर से दूसरे घर जाना है, ठीक है, अब उसके लिए तुम्हें 2 गली पास करके जानी है। अब कहीं रेस्ट करने का तुम्हारा मन कर रहा है, बट रेस्ट कहाँ करोगे, कहीं पे कोई घर ही नहीं है, तो रुकोगे कहाँ पे, कहीं नहीं रुकोगे, तो चलते ही रहोगे ना। जब घर आएगा वहां पे रुकोगे, और उस घर में जाने के लिए तुम्हें एंट्री कार्ड चाहिए, और वो उस एंट्री कार्ड के लिए तुम्हें उतनी ही अमाउंट की एनर्जी चाहिए, अदरवाइज वो लेगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन। तो वो एनर्जीज रिजेक्टेड हो जाएंगी जो इलेक्ट्रॉन्स के पास अवेलेबल नहीं है। तो अब देखो, अब वापस अगर इलेक्ट्रॉन मान लो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया, अब वो एक्साइटेड स्टेट से जब वापस ग्राउंड स्टेट में आना चाहेगा तो इतने अमाउंट की एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, उसको रिलीज करना पड़ेगा, है ना। इतने अमाउंट की एनर्जी को रिलीज करेगा तभी अपने ग्राउंड स्टेट में आ पाएगा। इसलिए क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल्स डिस्क्रीट हैं, और जो ऑर्बिट्स हैं, कुछ ही ऑर्बिट ऐसी हैं जो स्टेबल हैं, और उन्हीं स्टेबल ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जाएगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन दूसरी में जाएगा ही नहीं। अब ऐसे देखो,
जैसे ही ज्यादा नंबर्स होते चले जाएंगे, ये एनर्जी लेवल्स बहुत पास आते चले जाएंगे, बहुत क्लोज होते चले जाएंगे। ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं एनर्जी लेवल्स। ये रहा। तो अब देखो, जब इनफाइनाइट कर दिया एन की वैल्यू, तो इलेक्ट्रॉन के पास कितनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगी? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी भाई अब पोटेंशियल से बाहर जा चुका है। नेगेटिव बॉन्डिंग एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी का मतलब क्या था? टोटल एनर्जी जब नेगेटिव थी उसका मतलब क्या था? कि बाउंडेड स्टेट में है इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ही ये एनर्जी पॉजिटिव हो गई, भले ही 0 हो गई, इसका मतलब अब इलेक्ट्रॉन कोई बाउंड स्टेट में नहीं है, इलेक्ट्रॉन बाहर जा चुका है। दिस इज द अनबाउंड स्टेट। कि क्या होगा अगर इससे कम अमाउंट की एनर्जी देंगे तो कोई ट्रांजिशन नहीं होगा। अब देखो, अब एक बात आई कि अब मैंने क्या बोला था, मान लो n=3 पे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, तो 3 लेवल पे उसके पास एनर्जी होनी चाहिए इतनी 1.5। इसको ग्राउंड स्टेट में आना है, तो ये क्या करेगा? एनर्जी को रिलीज करेगा ना। कितनी एनर्जी रिलीज करेगा? देखो, ये -13.6 है और वो -1.51 है। क्या करेगा? फोटोन इमिट करेगा ना। Yes, ma'am. इसके पास यहाँ पे एनर्जी हाई है, यहाँ एनर्जी लो है, तो उस हाई एनर्जी से लो में जाने के लिए इमिट करेगा इलेक्ट्रॉन। अब उसकी एनर्जी क्या होगी? जो इमिटेड फोटोन होगा, देखो लैम्डा के टर्म्स में एनर्जी का वैल्यू क्या है? फोटोन। जब हम इसको ना उसमें पढ़ा था तुमने, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, तो फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? एच न्यू ना। एक फोटोन को रिलीज करेगा, यानी रेडिएशन की टर्म्स में बात करते हैं, एनर्जी को रिलीज किया। अब एनर्जी किस टर्म में है? यहाँ पे फोटोन्स की टर्म में। तो उस एक फोटोन की एनर्जी कितनी होगी? एच न्यू। लैम्डा की टर्म्स में एच सी अपॉन लैम्डा। तो क्या लिख सकते हैं? सी अपॉन लैम्डा। न्यू इज फ्रीक्वेंसी, इज स्पीड ऑफ लाइट। इतने अमाउंट की एनर्जी रिलीज करेगा तुम्हारा इलेक्ट्रॉन। चलो एक बार ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। तो क्या बोला है? इतने दो एनर्जी लेवल्स को इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी का डिफरेंस है। तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड व्हेन द एटम ट्रांजिशन? एटम अगर ट्रांजिशन कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी?
तो दो एनर्जी स्टेट हैं, दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस भी दिया हुआ है, तो एनर्जी किसके बराबर होती है, hc/λ। एनर्जी लिख दो 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। h की वैल्यू तुम्हें मालूम है, प्लैंक कांस्टेंट 6.6 × 10⁻31 जूल सेकेंड। ठीक है, पूछा क्या है इसमें, फ्रीक्वेंसी पूछी है, तो इसको फिर h न्यू में देना, आराम से आंसर आ जाएगा, डिवाइड कर देना h को। ठीक है, ये रहा, डिवाइड कर दो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वोल्ट में कर लेना, तो इस फ्रीक्वेंसी का इमिट फोटोन रेडिएट हो जाएगा। अब देखो एटॉमिक स्पेक्ट्रा, जो मैं कह रही थी ना कि वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा को नहीं समझा पाया था रदरफोर्ड ने एटॉमिक स्पेक्ट्रा नहीं समझाया था। वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या है अब देखते हैं क्या है। बट ये बोहर जो थे, इन्होंने इसको प्रूव कर दिया था। देखो क्या था जो प्रूफ नहीं कर पाए थे और क्या था जो प्रूफ कर दिया, ध्यान से देखना। दो तरीके के स्पेक्ट्रा होते हैं, 11th में भी पढ़ा होगा। एक तो होता है एब्जॉर्प्शन, है ना, एक होता है इमिशन। ध्यान से, एब्जॉर्प्शन और इमिशन, अब इन्हीं पे स्टडी करनी है। स्पेक्ट्रा देखो, पहले देखेंगे, ठीक है, पहले इमिशन स्पेक्ट्रा देखते हैं, ध्यान से देखो। पहले देखेंगे इमिशन स्पेक्ट्रा। इमिशन स्पेक्ट्रा में क्या होगा, मान लो तुम्हारे पास कोई एटॉमिक गैस है, हाइड्रोजन की गैस है, जो भी है, कोई गैस है, वो है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको मैं एनर्जी प्रोवाइड करा रही हूँ एक्स्ट्रा। ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड कराई, एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। बोलो, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। आपने एनर्जी दी, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में गए। इलेक्ट्रॉन्स जब एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, उसके बाद किस में आएंगे, लोअर स्टेट में भी आएंगे। तो जब वो लोअर स्टेट में आएंगे तो एक पर्टिकुलर अमाउंट की एनर्जी को इमिट करेंगे, राइट। एक पर्टिकुलर अमाउंट की फ्रीक्वेंसी या मैं बोलूं वेवलेंथ, उसको इमिट करेंगे। तो जब मैं इसका एक स्पेक्ट्रम बनाऊंगी कि मान लो ये जो गैस है, इसको जब मैंने ज्यादा एनर्जी दी तो इसके इलेक्ट्रॉन्स ने जो ट्रांजिशन करी, उसके बाद फोटोन्स रिलीज हुए। भाई फोटोन रिलीज करेंगे अगर हाई से, जब दोबारा वो वापस आ रहे होंगे, तो देखो ये रहा, फोटोन रिलीज हो रहा होगा। जब मैंने वो फोटोन्स रिलीज हो रहे हैं, उनका मैंने स्पेक्ट्रम बनाया कि कैसा स्पेक्ट्रम दिख रहा है, मतलब कौन सी वेवलेंथ दिख रही है, कौन सी वेवलेंथ नहीं दिख रही, ये स्पेक्ट्रम बनाया। तो देखो कैसा स्पेक्ट्रम दिख रहा है तुम्हें, कॉन्टिन्यूअस है कि डिस्क्रीट है, पहले तो ये बताओ। एक ये लाइन दिख गई, फिर ये लाइन दिख गई, ये दिख गई, ये दिख गई, तो कैसा है ये स्पेक्ट्रम, डिस्क्रीट है ना, कॉन्टिन्यूअस तो नहीं है। कॉन्टिन्यूअस तो नहीं है कि यहाँ से लेके सारी वेवलेंथ अवेलेबल है, ऐसा तो नहीं है। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ मिली है, उसके बाद फिर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ मिली है, मतलब इन दोनों के बीच में जो वेवलेंथ लाई कर रही है वो हमें नहीं मिली, ये ऐसा पाया गया है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, एटॉमिक स्पेक्ट्रा है। ठीक है, इमिशन लाइन स्पेक्ट्रा, मुझे ये मिला। दूसरा देखो, अब हम ऑब्जर्प्शन स्पेक्ट्रा की बात करते हैं। अब क्या हुआ, ये गैस है, ठीक है, इस गैस से व्हाइट लाइट को पास कराते हैं। अब गैस से जैसे व्हाइट लाइट पास हुई, तो व्हाइट लाइट को पास कराया, अब कुछ लाइन ऐसी होंगी, देखो अब उसके बाद ये व्हाइट लाइट ट्रांसमिट हो गई। ठीक है, अब व्हाइट लाइट ट्रांसमिट हुई, इसका मतलब जब व्हाइट लाइट को पास कराया गया तो इस गैस के कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जिनने वो पर्टिकुलर अमाउंट की एनर्जी का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी, या उस एनर्जी का मतलब क्या है, वेवलेंथ, उस पर्टिकुलर अमाउंट की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया होगा हाई स्टेट में जाने के लिए। ध्यान से सुनो भाई, गैस है, गैस से तुमने लाइट पास करी, कोई सोर्स पास किया, अब उस व्हाइट लाइट के सोर्स में तो नंबर ऑफ वो है, वेवलेंथ है ना, 7 लाइट है, मैंने उस दिन भी समझाया था। रेड कलर की मान लो 400 नैनोमीटर से है, और सॉरी 800 है, और वॉयलेट कलर की मैं बात करूं जिसके पास 400 कुछ लाइट है, ठीक है, नैनोमीटर्स मान लो, ये इसकी 800 है। तो व्हाइट लाइट का मतलब क्या है कि 400 से लेके 800 के बीच में जितनी भी वेवलेंथ है वो सारी मिलेंगी तुम्हें व्हाइट में, है ना। अब होगा क्या, जैसे ही मैंने ये गैस से पास कराई, तो गैस से पास कराई होंगी तो कुछ पर्टिकुलर अमाउंट की लाइट होंगी या फ्रीक्वेंसी होगी जो इलेक्ट्रॉन्स ने एब्जॉर्ब करी होगी, है ना। Yes, हाँ ma'am. कि ना, भाई सभी को तो नहीं करेगा ना एब्जॉर्ब,
उसको तो पता है कि मुझे ट्रांजिशन करने के लिए ये पर्टिकुलर अमाउंट की एनर्जी चाहिए। अभी वो हमने डिस्क्रीट एनर्जी देखी है, जैसे 9.8 को नहीं करेगा 10.2 को कर रहा था, तो उस पर्टिकुलर अमाउंट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। अब मैंने देखा, अब व्हाइट लाइट पास करके चली गई। अब जब अब क्या होगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, ठीक है, ध्यान रखो एब्जॉर्प्शन, यानी कुछ वेवलेंथ, मान लो 7 वेवलेंथ थी, तो इनमें से 2 वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया गया, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ने क्या कर ली, एब्जॉर्ब कर ली और एक्साइटेड स्टेट में चला गया। सपोज करो अब 7 में से 2 तो एब्जॉर्ब हो गई, तुम्हें यहाँ कितनी मिली होंगी, सिर्फ 5 वेवलेंथ मिली होंगी, मैं सपोज करने के लिए बोल रही हूँ, ठीक है, सिर्फ 5 वेवलेंथ मिली होंगी। तो कितनी कितनी यहाँ पर तुम्हें नहीं दिखी, 2 नहीं दिखी, क्योंकि वो एब्जॉर्ब हो गई। ध्यान से, अब यहाँ क्या हुआ था, इमिशन में क्या होगा, इमिशन में क्या होगा, जो वेवलेंथ यहाँ पर मिसिंग है ना, जो यहाँ पर मिसिंग वेवलेंथ है वो तुम्हें इमिशन में दिखी है, वही वेवलेंथ इमिशन में दिख रही है। ये क्या है, मतलब कि देखो हुआ क्या, सुनो ध्यान से। जब इमिशन स्पेक्ट्रा का मतलब है कि जब फोटोन्स इमिट हुए, तो फोटोन्स इमिट हुए तो कहां से इमिट हुए, ऊपर से वो नीचे आए, तो उन्होंने फोटोन रिलीज करा एक पर्टिकुलर एनर्जी को, उसी एनर्जी का हमने इमिशन वो बना लिया कि ये वेवलेंथ मिल गई, ठीक है। कुछ वेवलेंथ ये वेवलेंथ मिली, बट कुछ वेवलेंथ नहीं मिली। ऐसे ही जब मैंने उनका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा निकाला कि कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो गई, तो कुछ वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुई। अब कौन सी वेवलेंथ यहाँ पे एब्जॉर्ब पाई गई बच्चों, जो यहाँ पर इमिशन वेवलेंथ में मिसिंग थी। समझ रही हूँ मैं क्या कह रही हूँ, जैसे भाई ये 7 में से 2 एब्जॉर्ब कर ली, ये 5 यहाँ से 5 मिल गई। अब यहाँ क्या हुआ होगा, इन 5 का इमिशन हुआ, इन जो 2 एब्जॉर्ब हुई हैं इन दोनों का यहाँ पे इमिशन हुआ होगा ना। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? यस मैम। नहीं, तुम नहीं समझ रहे, बाकी के लोग नहीं समझ रहे। जैसे कि मान लो दो की बात करते हैं, n=1, ध्यान से देखना, 1 है ये, और ये n=2 है। हुआ क्या है, इमिशन की बात करेंगे, तुमने एनर्जी प्रोवाइड करी, इलेक्ट्रिक फील्ड देके इलेक्ट्रॉन को ऊपर पहुंचा दिया n=2 पे, एनर्जी तो तुमने बहुत सारी दी है, मुझे इमिशन वाला चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी यहाँ से वापस जब ये आएगा तो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा फोटोन को, जो कि 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन है ना भाई। यही तो आई थी एनर्जी, ये 13.6 आई थी, और ये कितनी आई थी, 3.4 -3.4। तो जब ये यहाँ से ऊपर जाएगा तो इसको 10.2 की एनर्जी चाहिए, फिर वापस आएगा तो 10.2 की एनर्जी को रिलीज करेगा। मैंने इमिशन लाइन बना दी कि भाई जो ये फोटोन्स रिलीज हो रहे हैं, चलो इनका इमिशन बनाते हैं। तो इमिशन लाइन बनाया तो मुझे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिल गई, ठीक है, जो भी उसकी फ्रीक्वेंसी बोल दो, कि मुझे उसकी पर्टिकुलर, इस एनर्जी के पर्टिकुलर जो फ्रीक्वेंसी थी वो मिल गई, ठीक है। ओके, अब थर्ड वाली की बात करते हैं। थर्ड से यहाँ कुछ आया होगा, तो मान लेते हैं कितना आया होगा, कुछ मान लेते हैं 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया होगा, ठीक है, ऊपर जा रहे हैं तो ज्यादा ही होगा, 15 मान लो, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस इलेक्ट्रॉन n=3 से जब 1 पे वो इलेक्ट्रॉन तुम्हारा जंप किया है, 3 से 1 पे, तो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन रिलीज किया होगा। तो इस एनर्जी के कॉरेस्पॉन्डिंग, क्योंकि देखो एनर्जी =h है, तो एनर्जी अगर 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एक फ्रीक्वेंसी है, तो वो फ्रीक्वेंसी, तो ये इमिशन स्पेक्ट्रा हो गया, ठीक है। ध्यान से देखो, ये इमिशन स्पेक्ट्रा में मुझे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिली और 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिली, ठीक है, ये मुझे मिल गई। बाकी की जो वेवलेंथ है वो नहीं मिली, ध्यान से सुनो, ये मिल गई। अब एक चीज देखो, अब यही जो तो वेवलेंथ यहाँ मिली है, अगर इलेक्ट्रॉन को मैं ये 2 वेवलेंथ दूंगी वापस से, अब गैस में देखो अब एब्जॉर्ब करेगा, अगर ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मैं इस गैस को दे दूं, तो वो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा कि नहीं करेगा, सुनो ध्यान से, करेगा ना। तो अब जब मैं उसका, अब ये व्हाइट लाइट पास करके जाएगी, तो क्या मुझे इस एब्जॉर्प्शन में 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा वो 10.2? नो मैम, क्योंकि वो तो एब्जॉर्ब कर लेगा ना इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी है इस वाली एनर्जी से ऊपर जाने की, एक्साइटेड होने की। तो क्या हुआ, जब मैंने एब्जॉर्प्शन देखा गया तो यहाँ पर वो वाली वेवलेंथ मिसिंग मिल गई,
जो मुझे इमिशन में मिली थी। क्यों? क्योंकि वो वाली एनर्जीज तो तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन है वो एब्जॉर्ब कर ले रहा है। ठीक है, तो ये चीज जो थी ये रदरफोर्ड नहीं बता पाए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, जो इमिशन में मिल रही है वेवलेंथ वो एब्जॉर्प्शन में नहीं मिल रही। समझ रहे हो? इसी के लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। उन्होंने प्रूव कर दिया। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि उन्हें तो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, तो वो एनर्जीज एब्जॉर्ब हो गई, यानी उन एनर्जीज के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है वो एब्जॉर्ब हो गई। ठीक है, इसलिए वो उस स्पेक्ट्रम में मिली नहीं। गॉट इट? इसी को बोला है तुम्हारा इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अभी किसको क्लियर नहीं है वो एक बार मुझे दोबारा बता दो। नहीं है क्लियर? स्पेक्ट्रा गोल हो गया है सारा। जिन्होंने शाम को क्लास ली उन्हें तो समझ आया होगा। लावण्या? यस मैम, समझ आ गया। तो यही तुम्हारा एटॉमिक स्पेक्ट्रा है। अब देखो, इन दोनों स्पेक्ट्रा को मैं कंबाइन कर दूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा? कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा। ठीक है, इन दोनों स्पेक्ट्रा को कंबाइन कर दें तो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा मिल जाएगा। अब देखो, हाँ पूछिए। फिजिक्स की ये मतलब ये जो चैप्टर है मॉडर्न के फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें कोई डिफरेंस है? नहीं है। तो मैम जैसे आज जो मैंने छोड़ दिया और अभी पिछले कल वाली क्लास भी छोड़ दी थी, अगर मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर करूंगा तो फिर हो जाएगा ना मैम ये भी कवर? कैसे, कहाँ से करोगे एटॉमिक स्ट्रक्चर? मैम वो रिवीजन कर लूंगा ना मैं यूट्यूब से। अच्छा, उसके तुमने कल वाली मैम उसके नोट्स बने पड़े हैं ना मेरे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर के। तो फिर तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, बट अगर तुम यूट्यूब पे लेक्चर देखोगे ना तो सेम 1 घंटे की चीज तुम्हें 3 से 4 घंटे में समझाई हुई है। मैम मैं मैंने 2x देखा। पे देखूंगा ना। हाँ, 2x पे भी बहुत ठीक है, ये कर लेना। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा, एटॉमिक का ना कोई वन शॉट वीडियो देखना, कोई वन शॉट लेक्चर हो तो वो देखना, और किसी अच्छे टीचर का देखना, है ना? तो आप सजेस्ट कर दो। टीचर्स मैंने तो टू बी ऑनेस्ट मैंने बताऊं तो मैंने एससी वर्मा सर का लेक्चर देखा था, है ना? तो मैं उन्हीं को ही फॉलो करती हूँ, एससी वर्मा सर को। जैसे सेमीकंडक्टर्स में पढ़ाऊंगी तो मैं उन्हीं के लेक्चर्स फॉलो करती हूँ। अच्छा पढ़ाते हैं, बट तुम लोग मत जाना उनका पढ़ने, क्योंकि वो बहुत हाई लेवल पे जाएंगे पढ़ाने। तो तुम लोग क्या कर सकते हो, किन सर का उनका देख लेना। एनवी सर है, वो अच्छा पढ़ाते हैं, एनवी सर का देख लेना। ठीक है मैम। एनवी सर का देख लेना अगर कोई लेक्चर मिल जाए तो। तो ये हमारे एटॉमिक स्पेक्ट्रा हो गए, और ये अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हो गया। और अब बात करते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज। देखो, स्पेक्ट्रल सीरीज में क्या होगा? कुछ नहीं है, बहुत आसान चीज है, कुछ ज्यादा है नहीं। इन्होंने देखो क्या बताया है स्पेक्ट्रल सीरीज में। देखो, तुम्हारे पास यहाँ पर क्या था? n की वैल्यूज थी, n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4, ऐसे बहुत सारे n की वैल्यूज हैं, n इक्वल्स टू 5। अब इन्होंने क्या बोला? बाल्मर सीरीज, बाल्मर फॉर्मूला इसे बोला गया है। बाल्मर फॉर्मूला क्या है? देखो, सबसे पहली बात, बाल्मर फॉर्मूला ये है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन चाहे किसी भी एनर्जी लेवल में हो, अगर वो 5th में है बट वो अपना ट्रांजिशन n इक्वल्स टू 2 पे कर रहा है, तो वो बाल्मर लेवल पे आएगा। ठीक है, अगर बेशक 4 में है, अगर वो फाइनली n इक्वल्स टू 2 पे आ रहा है, तो वो जो सीरीज होगी, मतलब वो विजिबल रीजन में लाई करेगी उनकी एनर्जी। वो जो फोटोन निकलेगा उसकी जो एनर्जी, जो उसका फ्रीक्वेंसी होगा, वो विजिबल रीजन में लाई करेगा। अगर 3 से
2 में आ रहा है तो भी विजिबल रीजन में आएगा। अगर 6 पे होता और 6 से 2 पे लेके आते तो भी विजिबल रीजन होता, और उसको क्या बोला गया है, बाल्मर फॉर्मूला। ये बाल्मर फॉर्मूला है। इससे क्या होगा, देखो तुम वेवलेंथ बता सकते हो कैसे, देखो ध्यान से देखो। 1 अपॉन लैम्डा, फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन लैम्डा, इसको समझो एन फाइनल। बाल्मर फॉर्मूले में तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन फाइनली कौन सी स्टेट में आएगा, हमेशा देखो हमेशा फाइनली किस स्टेट में आ रहा है, कौन से क्वांटम नंबर पे, 2 पे। फाइनल इनिशियली चाहे वो कहीं पे भी हो, 3 4 5 6 7 8, चाहे किसी भी एनर्जी लेवल पे हो, वो फाइनली ट्रांजिशन एन फाइनल अगर वो 2 पे कर रहा है तो इसका मतलब जो भी फोटॉन्स निकलेंगे वो सारे कौन से रीजन में लाई करेंगे, विजिबल रीजन में। ठीक है, यही बाल्मर फॉर्मूला है। अब यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं। तो क्या है फॉर्मूला, 1 अपॉन एन फाइनल, एन फाइनल यानी 2 है यहाँ पे, माइनस 1 अपॉन एन इनिशियल। इनिशियल कुछ भी हो सकता है। आर क्या है, कांस्टेंट, जिसे रेडबर्ग कांस्टेंट बोलेंगे, उसकी वैल्यू इतनी है। अब देखो ये हो गया। उसके बाद अल्फा बीटा, ये देखो यहाँ पे तुम्हें दिख रही है अल्फा सीरीज, बीटा सीरीज और गामा सीरीज। ये अल्फा बीटा गामा मैं अभी समझाऊंगी, 1 मिनट रुको। उससे पहले यहाँ पे देखो एक से क्या हुआ है, देखो ध्यान से, ये देखेंगे। अब मान लो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जो है 3 से 2 पे आया है, ठीक है, 3 से 2 पे हमारा इलेक्ट्रॉन आया है, हमने उसकी वेवलेंथ निकाली, ठीक है, उसकी वेवलेंथ कितनी, अब तुम खुद बताओ, एक सेकंड मुझे खुद बताना क्या मैं पूछना चाह रही हूँ। n इक्वल्स टू 1 है, ये n इक्वल्स टू 2 है, और मैं यहाँ पे एक ले लेती हूँ n इक्वल्स टू 6। दो कंडीशन मैं तुम्हें बता रही हूँ। सपोज करो ये 6 मतलब ज्यादा हाई वाला नंबर है, ठीक है, हाई। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 से 2 पे आ रहा है, सॉरी 1 पे नहीं लेके आ सकते, 2 पे लाना है, 6 से 2 पे आ रहा है, ठीक है। एक मान ले इसको, चलो फिर इसको ना, इसको 2 कर लो, इसको 3 कर लो। ध्यान से देखना मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। 6 से 2 पे आया, एक तुम्हारा 2 से 3 पे आया। सुनो ध्यान से, कौन सा वाला, इसने भी एक फोटोन रिलीज किया, इसने भी एक फोटोन रिलीज किया, इसकी एनर्जी 1, इस वाले फोटोन की एनर्जी E2। मुझे ध्यान से बताना कौन सा फोटोन होगा जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी, विच फोटोन हैज मोर एनर्जी, E1 और E2। हमें E2 की होगी, E2 हमें E2 E2 की की एनर्जी होगी। ज्यादा होगी, क्यों, E2 तो 3 से 2 पे आया है ना, वो 6 से 2 पे आया है। अब 2 पे तुम्हारी एनर्जी कितनी थी, -1.5, नहीं 3.4, 3 पे कितनी थी, -1.5। 5-1। अब 6 पे मैं सपोज कर लेती हूँ ये कुछ कुछ जा रही है तुम्हारी 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इतना कुछ है। ये 6 मतलब बहुत ज्यादा हाई नंबर है, मैं सपोज करा रही हूँ। अब मुझे एक बार बताओ, एनर्जी एनर्जी डिफरेंस देखो किसमें ज्यादा है, E1 में। E1 भाई एनर्जी E1 डिफरेंस E1 में ज्यादा है ना। अब तुम जितना ऊपर जाओगे, मतलब एक चीज सोचो, ग्राउंड स्टेट से ऊपर पहुंचाने के लिए n की वैल्यू 10, n की वैल्यू 12, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी भाई, 2 पे पहुंचाने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी कि 6 पे पहुंचाने के लिए, 6 पे पहुंचाने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ना। तो जितनी एनर्जी दोगे उतनी तो वापस दे के नीचे आएगा। तो इसका मतलब क्या है, तुम जितने हायर एनर्जी लेवल्स पे जाओगे ज्यादा एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन वापस आने के लिए उतनी एनर्जी रिलीज करेगा। तो यहाँ पे देखो जो अल्फा वाला है, उस जो मतलब अगर जो n इक्वल्स टू 3 है, इसकी जो एनर्जी होगी जब 3 से 2 पे आ रहा होगा, इसकी एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी ना, कि या तो 3 से 2 पे आएगा, आपको 2.5 तो है नहीं कि 2.5 से 2 पे आए। हमारे पास नियरेस्ट एनर्जी क्या है, 3 ही तो है, n की वैल्यू।
तो 3 से जब 2 पे आएगा तो जब फोटोन जो रिलीज होगा वो उसकी एनर्जी मिनिमम होगी। तो फॉर्मूला देखो, E इक्वल्स टू एच न्यू। यहाँ पे जो E है ये मिनिमम है, फॉर्मूला इसको लैम्डा में लिखते हैं एच सी अपॉन लैम्डा। अगर E मिनिमम है तो लैम्डा क्या हो जाएगा भाई, E मिनिमम है तो लैम्डा अपॉन में है ना, तो मैक्सिमम नहीं हो गया, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। Yes. अगर E मिनिमम है तो लैम्डा इज मैक्सिमम। तो ये जो वेवलेंथ है जब 3 से 2 पे आया, ये वेवलेंथ कौन सी वेवलेंथ है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। जब भी तुमसे कहे कि फाइंड द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द बाल्मर सीरीज, या कहे फाइंड द एच अल्फा इन द बाल्मर सीरीज, तो समझ जाना एन की वैल्यू वो देगा नहीं, क्योंकि इतना आसान नहीं देगा जेई परोस के। तो तुम्हें एच अल्फा की पता होना चाहिए, व्हाट इज एच अल्फा। तो एच अल्फा क्या है, जब इलेक्ट्रॉन 3 से 2 में ट्रांजिशन कर रहा हो, ठीक है। तो ये देखो, जब 3 से 2 में ट्रांजिशन होगा तो समझ जाना एनर्जी बहुत कम है, एनर्जी कम है, तो वेवलेंथ हमारी ज्यादा होगी। तो ये क्या है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, ठीक है। अब एच इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब तुम्हारे एन की वैल्यू इन्फिनिटी है, तो एनर्जी कितनी हो गई, बहुत ज्यादा हो गई ना। तो एनर्जी ma'am. मैक्सिमम, तो वेवलेंथ मिनिमम, Minimum. तो वेवलेंथ मिनिमम। तो यहाँ पर एच इन्फिनिटी का मतलब है कि अब वेवलेंथ जो है वो मिनिमम हो चुकी है तुम्हारी। तो दो तरीके से निकाल सकते हो, ये मैक्सिमम वेवलेंथ, ये मिनिमम, ये कहीं बीच में लाई कर रही है, ठीक है। जिनको हम ये क्या हो गया, गामा, ये बीटा। तो गामा बीटा भी देख लेते हैं किसको बोलेंगे। देखो बीटा क्या हो गया, अल्फा तो 3 से 2 पे आया, अल्फा 3 से 2। अब बीटा में देखो क्या हो रहा है, 4 से 2 पे आया। अब वेवलेंथ देखो ध्यान से, क्या होती जाएगी वेवलेंथ, डिक्रीज होती जाएगी ऐसे, डिक्रीज। एच गामा, ये क्या होगा, ये क्या है, डेल्टा। एच डेल्टा क्या हो, कौन सी वाली होगी, 3 से 2, 4 से 2, एच डेल्टा क्या होगा, 6 से 2. 3 से तो निकाल ही लिया, 3 से 2 तो अल्फा है। 6 से मैम, 6 से. 1 2 3 4 5 6 7 आ रहे हैं। डेल्टा के लिए देखो एन की वैल्यू कितनी है, इसमें तो गिवन है नहीं एन की वैल्यू। देखो जब एन इंफिनिटी हो गया तो यहाँ पर जो वेवलेंथ आई वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आई, ये हो गया बाल्मर सीरीज। तो बाल्मर सीरीज में हमें याद रखना है, क्या याद रखना है कि एक तो फाइनली तुम्हारा इलेक्ट्रॉन 2 पे आ रहा होगा, और जितनी ऊपर से आ रहा होगा उतनी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, और वेवलेंथ जो इमिट होगी वो उतनी ही कम होगी। अब ये तो बाल्मर सीरीज हो गई। अब देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दिस वन इज वेरी वेरी वेरी, यहीं से आते हैं जो मैं कह रही थी ना, ट्रांजिशन वाले क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से बनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला -13.6 n स्क्वायर, ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें तो बस याद कर लो, रट लो, जो हो सके वो कर लो। अब स्पेक्ट्रा देखो, डिफरेंट स्पेक्ट्रा क्या है हाइड्रोजन के, देखो ध्यान से। अब क्या होगा, बाल्मर में तो 2 पे आ रहा था, अभी जब फाइनली 1 पे आएगा, ठीक है। अब और लेवल्स हैं, ऊपर इतने सारे लेवल्स हैं। अब जितने भी लेवल से अगर फाइनली ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट यानी एन की वैल्यू कितनी है, 1। तो ऊपर अगर किसी भी लेवल से वो ग्राउंड स्टेट में तुम्हारा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, लाइमन सीरीज। कौन सी सीरीज है ये, लेमन सीरीज होगी। पास्कल सीरीज क्या होगी, 2 से, अब क्या कर लिया हमने, पहले पे ले आए लेमन सीरीज, दूसरे पे ले आए बाल्मर सीरीज, ठीक है। अब कहाँ आएगा, 3 पे आएगा, 3 पे कौन सी सीरीज आएगी, पास्कल सीरीज, ठीक है। जब 3 पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, फिर 4 पे आएगा, 4 पे ब्रैकेट, 5वीं पे एन की वैल्यू जब 5वीं हो जाएगी तो कौन सी सीरीज हो जाएगी, पी फंड सीरीज। ये एन फाइनल है, ये फाइनल वैल्यूज एन की वैल्यू है, ये फाइनल एन एफ। फॉर्मूला क्या होगा, 1 अपॉन लैम्डा आर 1 अपॉन एन फाइनल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन
इनिशियल स्केल। तो फाइनली आप खुद डिसाइड कर सकते हो अगर तुम्हें सीरीज पता हो तो। अगर बोले ब्रैकेट सीरीज है, इलेक्ट्रॉन इनिशियली इस वाले लेवल पे है, तो फाइंड करो कितना इलेक्ट्रॉन, कितने एनर्जी का इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। तो तुम्हें एन फाइनल खुद से समझना पड़ेगा कि पास्कल सीरीज दी हुई है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फाइनली 3 पे जा रहा है। 1 2 3 4, 5वें पे पी फंड। ठीक है, यहाँ पे भी लिख दो। समझ गए? ये देखो लेमन में 1 लिखा हुआ है, पास्कल में 3, ब्रैकेट में 4, पी फंड में 5। अगर 2 होता तो कौन सी हो जाती? यहाँ पे 2 होता तो नंबर बाल्मर, बाल्मर सीरीज हो जाती। अब बाल्मर सीरीज कौन से रीजन में थी? विजिबल विजिबल रीजन में। अब ये कौन से रीजन में होंगी? देखो जरा, ये हो गई हमारी विजिबल रीजन। ठीक है, ये रहा लेमन सीरीज, अल्ट्रावायलेट रीजन, वो वाली विजिबल रीजन, मतलब इंफ्रारेड भी उसमें लगा लो, और ये जो ऊपर वाली है ये इंफ्रारेड। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है ये किस रीजन में लाई करेगा। तो यू मस्ट नो कि ऐसे ट्रांजिशन होने हैं। तो एक तो अल्ट्रावायलेट रीजन, दूसरा विजिबल, तीसरा बाकी सब अब इंफ्रारेड में है। ये याद रखिए, विजिबल, ये इंफ्रारेड। करो, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ प्रेजेंट इन द पास्कल सीरीज? करिए, सॉल्व करो। रेडबर्ग कांस्टेंट मुझे आर के साथ ही बता देना। रुको, लैम्डा की वैल्यू, मैं आर की वैल्यू तुम्हें बता देती हूँ क्या है। करो, पास्कल सीरीज का स्मॉलेस्ट वेवलेंथ बताओ। स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट पूछा है लॉन्गेस्ट पूछा है? शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट बता दो। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब एनर्जी शुड बी मैक्सिमम, बस। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी फाइनली? पास्कल सीरीज में 3, और 3 इनिशियली भी तुम्हें पता होगा, इनिशियली क्या होगा? इंफिनिटी। हाँ, इन्फिनिटी, वेरी गुड। एन की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। तो देखो 821 नैनोमीटर। अच्छा, अब मैं अगर तुमसे पूछूं बाल्मर सीरीज में कितनी थी मिनिमम? इसको भी देखो जरा, बाल्मर में मिनिमम कितनी थी? 3, देखो बाल्मर में 364 है मिनिमम, वहां पर कितनी आई है? 800 के आसपास कुछ आई है नैनोमीटर। तो वेवलेंथ बढ़ रही है ना, देख रहे हो? जैसे यहाँ पे तुम्हारा लाइमन था, ये तुम्हारा बाल्मर है, फिर पास्कल सीरीज है, उसके बाद तुम्हारी जो भी है ब्रैकेट है, फिर पी फंड है। तो यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट वेवलेंथ थी वो यहाँ पर 300 की रेंज में है, यहाँ पर तुम्हारी 800 की रेंज में जा रही है। तो 800 वाला कौन सा पहुंच जाता है? इंफ्रारेड पहुंच जाता है ना। तो अब यस ये मैम। सारे, यानी वेवलेंथ इस लेवल में जा रहे हो तो हमारी वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी क्या पता बनी है। तो वेवलेंथ ऐसे जाएंगे ऊपर से नीचे, लेमन, बाल्मर, पास्कल, ब्रैकेट, पी फंड एंड ऐसे, तो तुम्हारी वेवलेंथ इंक्रीज होती जाएगी। तो ये भी याद रखना। थ्योरी का चैप्टर है, कॉन्सेप्ट से सवाल आएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर रख के चलना। ठीक है, एक साथ दिया हुआ है सारा ब्रैकेट में बना के। हाँ। अब यहाँ पर देखो बोहर मॉडल की लिमिटेशंस। बोहर मॉडल को नोबेल प्राइज तो मिल गया, उन्होंने रदरफोर्ड की जो लिमिटेशंस थी वो सारी दूर कर दी, बट इनके में भी कुछ लिमिटेशंस रह गई। क्या लिमिटेशंस रह गई? देखो, जो इन्होंने जो ये फॉर्मूला दिए है ना, ये फॉर्मूला है, ऐसे एनर्जी फाइंड कर लो, ये एनर्जी स्टेट है, ये जो फॉर्मूला एनर्जी का दिया हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए फॉलो होता है। अगर मैं हीलियम का नॉर्मल एटम भी उठा लूं He24, तो तुम्हारे ये एनर्जी जो फॉर्मूला है ये नहीं काम करेगा। ठीक है, अलग वैल्यूज आती है।
तो हमारे पास न्यूमेरिकली सॉल्व करने के लिए हीलियम की एनर्जी लेवल्स नहीं है कोई फॉर्मूला, टू बी ऑनेस्ट वी डोंट हैव फॉर्मूला। हाँ, अगर आयनिक स्टेट में पहुंचा देंगे तो मैं शायद इसकी वैल्यू फाइंड कर सकूं, क्योंकि अब ये हाइड्रोजन लाइक एटम बन गया। लिथियम का 2 पॉजिटिव आयन, ये हाइड्रोजन एटम, सॉरी हाइड्रोजन लाइक एटम हो गया, तो उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है। दूसरा देखो क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाया, डिफरेंस इन इंटेंसिटीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। इंटेंसिटीज इंटेंसिटी शायद वेवलेंथ की बात कर रहे हैं कि अगर हम लोग इस तरीके से बढ़ेंगे तो वेवलेंथ बढ़ती जाएगी, तो इंटेंसिटी का डिफरेंस जो था वो नहीं बता पाया कि इंटेंसिटीज में क्यों डिफरेंस आ रहा है, तो ये डू नॉट कैन नॉट एक्सप्लेन दिस। तो अभी भी बहुत सारी फिजिक्स में ऐसी लिमिटेशंस हैं, बहुत चीजें ऐसी हैं जो बच्चों अभी तक तो नहीं डिस्कवर हुई हैं। जैसे आगे जाके क्वांटम में स्क्रॉडिंगर पढ़ोगे इक्वेशंस, तो वहां पे भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां भी क्वेश्चन मार्क ही बना हुआ है ना। तो अलॉट टू स्टडी, अलॉट टू डिस्कवर, बहुत चीजें हैं अभी। बट अभी तुम अपने जेई पे फोकस रखो, पहुंच मत जाना डिस्कवरी करने के। क्वेश्चंस रह गए हैं, जब क्वेश्चंस करोगे ना तो तुम्हें पता लगेगा जो क्लास में 2 लेक्चर लिए हैं इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ाया जा रहा है सफिशिएंट है। बस सोचना कि सिर्फ 2 लेक्चर में कवर हो गया, हाँ भाई हो गया, सिलेबस बहुत घट चुका है 2024 का, ठीक है। तो पीवाईक्यूज जब हम लोग करेंगे, पर उससे पहले ये 2 पीपीटीज मैं शेयर करूंगी एटम्स की, जो 2 पीपीटीज से पढ़ाया है। इन 2 पीपीटीज को इन डेप्थ स्टडी कर लेना, ठीक है। अगली क्लास में इन 2 चैप्टर्स के डाउट और पीवाईक्यूज, ठीक है, कोशिश करेंगे कि हम लोग कर पाए, ठीक है एवरीवन। यस मैम। Yes, ma'am. तो अगली क्लास में ये पढ़ के आना मेरी क्लास में। ओके मैम, चलो बाय मैम। बाय बाय एवरीवन। बाय मैम। बाय मैम, थैंक यू।